नमस्कार, स्वागत है आपका अजीत अंजुम जी के प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं नीलू व्यास। पत्रकारिता हम रोज करते हैं, लेकिन कभी-कभी अपने दिल को बहुत दुख होता है कि इस देश में अब ऐसे पत्रकार रह गए हैं और एक ऐसी पत्रकारिता करते हैं जहां पर वो धर्म को ढूंढते हैं। धर्म के नाम पर पत्रकारिता होती है और पत्रकारिता उनकी सच्ची तभी मानी जाती है जब वो धर्म का नाम लेते हैं। उनकी पत्रकारिता को रिफाइनमेंट तभी मिलता है जब वो ढूंढ ढूंढ कर और गिद्धों की तरह ढूंढ ढूंढ कर उर्दू शब्द निकालने की कोशिश करते हैं। मैं एक मर्डर केस के बारे में आज बात कर रही हूं आपसे, और वो है बैंगलोर का जो महालक्ष्मी मर्डर केस है, जिसमें वो 29 साल की लड़की जिसके 50 टुकड़े हो गए थे। वो अपने आप में एक बहुत ही दर्दनाक कहानी है कि किस तरीके से उस लड़की को एक व्यक्ति ने मारा, उसके 50 से ज्यादा टुकड़े किए, टुकड़े करके और उसको फ्रीजर में बंद कर दिया। वो तो एक अपने आप में ही एक कहानी है। लेकिन आज जब उस लड़की के कातिल का पता चला और ये पता चला कि एक मुक्ति रंजन रॉय नाम का व्यक्ति था, तो आज जो गोदी मीडिया अभी तक ये बातें कह रहा था कि देखिए, महालक्ष्मी का कातिल अशरफ नाम का एक व्यक्ति है जो उसका दोस्त था, उसके जो महालक्ष्मी का हस्बैंड है, उसके बयानों के मुताबिक सारी गोदी मीडिया ने यह चला दिया था कि अशरफ ही ऐसा लगता है कि महालक्ष्मी का कातिल है। आज उस गोदी मीडिया के बारे में बात करनी इसलिए जरूरी है। मैं ये नहीं कह रही हूं कि आज महालक्ष्मी की स्टोरी कहीं पर बैक सीट ले चुकी है, बिल्कुल मैं ये बात नहीं कह रही हूं। लेकिन महालक्ष्मी के कातिल का जिस दिन पता चलता है कि उसका कातिल कौन है, किसने उसका कत्ल किया है, वो व्यक्ति मुक्ति रंजन रॉय है और वो एक डेथ नोट छोड़ता है। और अपने आप को उसने फांसी लगा ली थी, और फांसी लगाने के बाद जो पुलिस को उसकी जो डायरी मिली है, जो नोट उसने लिखी है, उसमें उसने खुद से कहा है कि उसने महालक्ष्मी को मारा और महालक्ष्मी के मारकर टुकड़े इस तरीके से रखे। यानी कि आज पुलिस को भी जो ये मिस्ट्री, जो ये गुत्थी नहीं सुलझ पा रही थी, आज कहीं ना कहीं उनको ये पता चल गया और पुलिस को भी ये सुराग मिल गए कि मुक्ति रंजन रॉय ने ही महालक्ष्मी का खून किया और उसको इस बेदर्दी से, बेरहमी से मारा। लेकिन आपने कभी भी सोचा कि गोदी मीडिया, बड़े बड़े चैनल्स, जो गोदी सेठ के बड़े बड़े चैनल्स हैं, वो इतने दिन से क्या रिपोर्ट कर रहे थे? एक हेडलाइन जो न्यूज 18 की है, जो मैं आपको दिखाना चाहूंगी, और जिसमें बैठे ये अमन चोपड़ा नाम के ये एंकर हैं। इस तस्वीर को ध्यान से देखिएगा। इसकी हेडलाइन है, अशरफ ने महालक्ष्मी के 50 टुकड़े किए। ये स्क्रीन पर आपके स्क्रीनशॉट चलेगा, उससे आपको पता चलेगा कि महालक्ष्मी की तस्वीर के साथ अमन चोपड़ा नाम के ये एंकर हैं। अमन चोपड़ा के साथ मैं काम कर चुकी हूँ राज्यसभा टीवी में। जब मैं वहां काम करती थी तो अमन चोपड़ा मेरे कॉलीग थे। उस समय उनकी ये टोन, ये टेनर बिल्कुल नहीं थी। लेकिन जितने गोदी चैनल्स ज्वाइन करने के बाद और उनका जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, उसके क्या कहने हैं। और इतनी ज्यादा उन्होंने नफरत, इतना ज्यादा जहर समाज में बोया है कि जितना भी अमन चोपड़ा के बारे में कहा जाए वो आज कम है। और इस स्क्रीनशॉट को आप ध्यान से देखिए। न चैनल पड़ताल करने की कोशिश करता है कि ये अशरफ नाम के व्यक्ति का नाम कैसे उछाला गया। हम जब पत्रकारिता करते थे तो हमारे बॉसेस कहते थे किसी का नाम उछालने के पहले 10 बार पुलिस से कंफर्म करो। हालांकि मैं पॉलिटिकल रिपोर्टिंग करती हूं, लेकिन जिन दिनों में मैंने क्राइम रिपोर्टिंग की थी तो मेरे जो उस समय के बॉस थे बड़े बड़े, और इन्हीं गोदी चैनल्स में मैंने काम किया था। अब आप ये सोचिए कि उस समय का टीवी चैनल और आज का वही चैनल कितना बदल गया है। न संपादक एंकर से कुछ सवाल पूछते हैं, ना वो ये कहते हैं कि भाई कहां से आपने ये नाम चला दिया। ये वो दौर है। और पत्रकारिता के जिस दौर में मैंने पत्रकारिता की थी और जब मैं क्राइम रिपोर्टिंग करती थी तो मुझे 10 बार बोला जाता था कि पुलिस से 10 बार कंफर्म करने के बाद ही नाम उछालना। लेकिन यहां पर अशरफ का नाम इस तरीके से उछाला गया है कि बिल्कुल ऐसा लगता है कि अशरफ ने ही खून किया महालक्ष्मी का। और बड़ी बड़ी हेडलाइंस में यही चलाया गया कि अशरफ ने महालक्ष्मी के 50 टुकड़े कर दिए। और ये एक नहीं, तमाम चैनलों पर इस तरीके की हेडलाइंस, इस तरीके की जो भयावह तस्वीर है वो दिखाने की कोशिश की गई। और अशरफ व्यक्ति, क्योंकि वो एक खास समुदाय से था, वो मुसलमान था, इसलिए मुसलमानों को लेकर किस तरीके से गोदी मीडिया ने जहर फैलाया है, ये आज उसका एक जीता जागता स्वरूप है। लेकिन आज जब मुक्ति रंजन रॉय के बारे में ये पता चला कि मुक्ति रंजन रॉय ने अपने फांसी लगा ली और वही असली कातिल था महालक्ष्मी का, तो आज हेडलाइन से वो नाम गायब हो गया।
और मैं ये बात इसलिए जिम्मेदारी से कह रही हूं क्योंकि जो पत्रकारिता के में एक बहुत बड़ा नाम माने जाते हैं, राहुल देव, उनका एक ट्वीट मैं आपको दिखाना चाहती हूं और उसके बाद मैं इस कहानी को आपको और आगे लेकर बताऊंगी कि क्या हुआ है एग्जैक्टली। राहुल देव के इस ट्वीट को मैं आपको पढ़कर बताना चाह रही हूं तो आपको समझ में आएगा कि राहुल देव के मन में आज ये दर्द क्यों हो रहा है और आज पत्रकार होने के नाते मुझे आज इतने दर्द से ये बात क्यों बतानी पड़ रही है कि अमन चोपड़ा जैसे एंकर्स को पत्रकारिता की दुनिया से बाहर कर देना चाहिए। मुझे इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं है क्योंकि ये ऐसे एंकर्स हैं जिनको गोद में लेकर गोदी मीडिया, गोदी सेठ के चैनल्स उनको गोद में लेकर उनको पालते हैं, उनको पोसते हैं, उनको पुचकारते हैं कि जितना जहर घोल सकते हो घोलो, क्योंकि इसी जहर फैलाने से हमारे टीवी चैनल को पैसे मिलते हैं, हमारे टीवी चैनल को ज्यादा एड्स मिलेंगे, हमारे टीवी चैनल को सरकार ज्यादा पल्पित और पोषित करेगी, इसलिए जहर घोलने का तुम काम करो। और राहुल देव का जो ये ट्वीट है इसको आप स्क्रीन पे देखिए और मैं एक एक लाइन इस ट्वीट की आपको पढ़कर बताना चाह रही हूं क्योंकि वो अपने आप में ही बताएगी कि इस समय पत्रकारिता की दुनिया में केवल और केवल सिर्फ नफरत बोने का एजेंडा चल रहा है और एजेंडा भी इन्हीं एंकर्स द्वारा चलाया जाता है। इन एंकर्स को बिल्कुल पैम्पर करके रखा जाता है, जितनी भी गलती कर दें इनके 100 खून भी माफ हो जाते हैं क्योंकि चैनल इन्हीं एंकर्स से चलता है। अब राहुल देव ने क्या लिखा है? मित्रों, मैंने अभी @news18.com @news18 इंडिया समूह के प्रधान संपादक और प्रबंध निदेशक @18 राहुल जोशी, बोर्ड के अध्यक्ष आदिल जैनुल भाई तथा मालिक मुकेश अंबानी से अंग्रेजी में पूछा वे अपने कई बार दंडित एंकर अमन चोपड़ा पर क्या कड़ी कार्रवाई करने जा रहे हैं। पत्रकारिता के इस कलंक ने फिर एक बार महालक्ष्मी की नृशंस हत्या के लिए एक मुसलमान का बार बार नाम लेकर हत्यारा बताया है, जबकि पुलिस की जांच ने बताया है कि हत्या का आरोपी एक हिंदू मुक्ति रंजन राय है। उसके बाद वो लिखते हैं राहुल देव जी, कई बार लांछित, जुर्माने से दंडित किए चुके, लगातार सांप्रदायिक विद्वेष फैलाने वाले इस जहरीले एंकर को इस समूह में इतनी बदनामी के बावजूद अपने साथ न केवल बनाए रखा है बल्कि उसे बार बार एंकरिंग करने रहने की इजाजत दी है। या तो चैनल प्रबंधन यह कहे कि उस पर कोई दबाव है या फिर स्वीकार करे कि इसका यही अर्थ निकलता है कि उसके शीर्षस्थ लोग स्वयं इसी घृणापूर्ण विचारधारा का समर्थन करते हैं। आज राहुल देव ने न्यूज 18 के प्रबंधन, न्यूज 18 के जो शीर्ष नेतृत्व है उसके सामने एक बड़ा खड़ा कर दिया है कि इतनी बार जो दंडित हो चुका व्यक्ति है, जो इतनी बार जिसको सजा मिल चुकी है, एक ऐसे एंकर के खिलाफ आपकी क्या मजबूरी है कि आप कोई कार्रवाई अमन चोपड़ा के खिलाफ नहीं कर पा रहे हैं। उसके आगे वो लिखते हैं, पिछले साल के नू दंगों के दौरान उसकी आग लगाने वाली भूमिका हम भूले नहीं होंगे। सही सजा तो यही होगी कि अमन चोपड़ा को तुरंत बर्खास्त किया जाए बिना किसी मुआवजे के। तात्कालिक तौर पर आज से ही उसे प्राइम टाइम में माफी मांगने का आदेश देने के बाद स्थायी रूप से एंकरिंग से बाहर कर दिया जाए। उसको कोई सजा न दिए जाने की स्थिति में समूचा चैनल और उसका प्रबंधन उसके अपराधों में शामिल माने जाने चाहिए। ये बहुत बड़ी बात लिखी है और इतने कड़े शब्द राहुल देव जी किसी एंकर के बारे में तभी लिख सकते हैं या तभी बोल सकते हैं जब वो वाकई में जो चीज उनको बहुत ज्यादा दर्द पहुंचा रही हो। और अगर आज राहुल देव अगर इस बात को लिख रहे हैं कि उनको चैनल से बर्खास्त करना चाहिए, उनको प्राइम टाइम में माफी मांगनी चाहिए, तो आप सोच सकते हैं कि उसने कितना लज्जित कुकर्म इस तरीके का किया होगा कि आज जब मुक्ति रंजन रॉय का नाम महालक्ष्मी के कातिल के रूप में आ गया है तो चैनल उस हेडलाइन को दिखाना नहीं चाह रहा है, उस नाम को नहीं दिखाना चाह रहा है। उसके बाद राहुल देव लिखते हैं, जो भी मित्र भारतीय पत्रकारिता की गरिमा, श्रेष्ठता और आत्मा को बनाए रखना चाहते हो, कृपया इसे रीट्वीट करें और अपने अपने तरीके से प्रबंधन को कार्रवाई करने के लिए बाध्य करें। ये हमारा राष्ट्रीय नागरिक कर्तव्य है। अगर आप एक देश के सच्चे नागरिक हैं तो जहां पर भी हिंसा, जहां पर नफरत या जहां पर जहर बोया जा रहा है, आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे बोलने से। और आज मैं भी इतनी ज्यादा दर्द से आज इस वीडियो को कर रही हूं,
गुस्सा भी आ रहा है, दर्द भी मन में है कि आज हमारे ही समूह के ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको देखकर शर्म आती है। शर्म आती है ये कहने पर कि पत्रकारिता में एक बड़ा नाम अमन चोपड़ा ने कमा लिया, लेकिन अमन चोपड़ा बड़े किसकी नजर में बन रहे हैं? क्या गोदी सेठ की नजर में बन रहे थे बड़े, या मोदी सरकार की नजर में वो अपने बड़े बनकर उन्होंने अपने लिए ब्राउनी पॉइंट्स कमा लिए और आज मैनेजमेंट उनसे पल्ला नहीं झाड़ पा रहा है? क्योंकि मैनेजमेंट की मजबूरी है, मैनेजमेंट को चैनल चलाना है पैसों से। पैसा तभी आएगा जब अमन चोपड़ा जैसे जहरीले एंकर्स इसी तरीके का नफरती एजेंडा चलाते रहेंगे। तो इसी बात को आज राहुल देव ने लिखा है और राहुल देव का दर्द मैं समझ सकती हूँ और राहुल देव को हम लोग पत्रकारिता में एक डॉइन समझते हैं। और अगर वो व्यक्ति इतना पीड़ित होकर इस बात को लिख रहा है, लेकिन हमारा देश, हमारी सरकार, हमारे बड़े बड़े गोदी सेठ इस बात को नहीं समझ पा रहे कि आज अमन चोपड़ा जैसे लोग कितना समाज का नुकसान कर रहे हैं। भले ही चंद पैसे ये गोदी मीडिया के जो चैनल्स हैं वो कमा ले, लेकिन अंत में वो समाज को क्या दे रहे हैं? समाज का वो इस तरीके से दुर्गति अमन चोपड़ा जैसे लोग कर रहे हैं जो कई जनरेशंस तक, कई पीढ़ियां इस चीज को संभाल नहीं पाएंगी। आज क्यों नहीं इन गोदी सेठों की आंखें खुल रही हैं? आज बड़े बड़े ये चैनल्स आज इस बात को क्यों नहीं कह पा रहे हैं कि अमन चोपड़ा जैसे लोगों ने कितना जहर फैलाया है, अब इस जहर को हम नहीं फैलाएंगे। आज किसी भी मीडिया चैनल में इस बात को कहने की हिम्मत नहीं है। ये तो आपको मैंने एक ट्वीट दिखाया था, इसके अलावा भी कई ट्वीट हैं जिनका मैं यहां पर जिक्र करना चाहती हूं। मोहम्मद जुबैर का एक ट्वीट है, दो ट्वीट्स हैं बल्कि मोहम्मद जुबैर के, जो मैं दिखाना चाहती हूं आपको। This is how Aaj Tak reported Mahalakshmi murder, whose body was chopped into pieces and was stuffed into a refrigerator based on her estranged husband। यानी कि महालक्ष्मी के जो पति थे वो उनसे अलग हो गए थे और केवल क्योंकि अशरफ से महालक्ष्मी की दोस्ती थी तो उस बयान को तोड़ मरोड़ कर, और क्योंकि अशरफ शब्द था, एक उर्दू का नाम, एक खास समुदाय से जुड़ाव दिख रहा था, इसलिए गोदी मीडिया टूट पड़ा कि असली कातिल तो अशरफ ही है। ये सोचने समझने की, न जांच करने की जरूरत गोदी मीडिया ने की, और उनको ये भी नहीं लगा कि इस पर जांच पड़ताल करनी चाहिए कि क्या वाकई में अशरफ क्या मेन कातिल है। उसकी जांच पड़ताल करना अमन चोपड़ा जैसे लोगों को सुहाता नहीं है, और ना ही गोदी मीडिया चैनल्स इसकी जांच पड़ताल करेंगे, क्योंकि उनके लिए तो जैसे मधुमक्खी फूल के ऊपर बैठ जाती है या छत्ते के ऊपर जब बैठती है, तो उसी तरीके से उन्होंने उर्दू शब्द ढूंढा अशरफ, और अशरफ उनको क्लिक कर गया और चल पड़ा उनका प्राइम टाइम, चल पड़ा उनका नफरती एजेंडा। उनसे क्या मतलब है उन्हें कि समाज कहां पर जा रहा है, और आज उस लड़के अशरफ पर उन्होंने किस तरीके से उसकी छवि को तार तार किया है। आज क्या ये गोदी मीडिया चैनल्स या गोदी सेठ अशरफ से क्या माफी मांगेंगे? क्या अमन चोपड़ा आज इस अशरफ से क्या माफी मांगेगा? आज तो वो दुम दबाकर भाग गया होगा। आज अमन चोपड़ा की हिम्मत भी नहीं है कि वो आज अशरफ के सामने खड़े होकर ये बात बोले कि भाई मेरे से गलती हो गई। अगर किसी ने गलती की है तो हाथ जोड़कर माफी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता। मीडिया चैनल्स अपॉलॉजी देते हैं, लेकिन आज मैंने अभी तक तो नहीं देखा कि किसी भी गोदी मीडिया चैनल ने अपनी अपॉलॉजी इशू की हो। आज ये एक नैतिक दायित्व बनता है सारे गोदी मीडिया चैनल्स का, जिन्होंने अशरफ का नाम उछाला, चाहे कोई भी चैनल हो, चाहे न्यूज 18 हो, चाहे अमन चोपड़ा हो या XYZ कोई भी गोदी मीडिया का चैनल हो, जिसने भी अशरफ का नाम सिर्फ शक के बिना पर उछाला था, आज उन सारे मीडिया चैनल्स को अशरफ से माफी मांगनी चाहिए और इस पर प्राइम टाइम प्रोग्राम्स करने चाहिए कि मुझसे गलती हो गई, हमारी पत्रकारिता में गलती हुई। लेकिन क्या कोई मीडिया चैनल ये करेगा? आज इसीलिए अजीत अंजुम जी के इस प्लेटफॉर्म से मैं ये सवाल खड़े कर रही हूं कि क्या आज गोदी मीडिया ने अपनी ईमानदारी, अपनी नैतिकता, अपनी पत्रकारिता को इस तरह से बेच दिया है कि इस नफरत के बाजार को वो इतने ज्यादा आगे बढ़ा रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि ये गोदी मीडिया चैनल्स भी इसी नफरत की आग में झुलस जाएंगे और फिर उनको कोई भी नहीं पूछेगा। इसलिए आज ये खतरे की घंटी है, एक वार्निंग बेल है। और आज जो राहुल देव ने कहा, ये बहुत कोई साधारण बात नहीं है। आज न्यूज 18 के प्रबंधन को जवाब देना चाहिए, अमन चोपड़ा को जवाब देना चाहिए कि आखिर वो इस तरीके की क्या मजबूरी है न्यूज 18 पर कि वो अमन चोपड़ा जैसे एंकर्स को बढ़ावा दे रहे हैं, या वो दबाव में है। राहुल देव ने यही लिखा कि अगर वो दबाव में है, अगर उनके ऊपर सरकार से दबाव है कि नहीं आप कुछ भी गलती हो जाए लेकिन अमन चोपड़ा को आपको रखना ही रखना है, तो उस दबाव के बारे में खुलासा करें। आज ये सारे सवाल हम खड़े कर रहे हैं, ऑल्टरनेट मीडिया खड़ा कर रहा है
क्योंकि ये सवाल जरूरी है। उसके बाद मोहम्मद जुबैर ने क्या लिखा है, बट वेन पुलिस रिवील्ड द नेम ऑफ द अक्यूज्ड एज मुक्ति रंजन रे, they've not included his name in the headline। यही बात मैंने कही कि जब आज मुक्ति रंजन राय के बारे में ये पता चला कि उसने फांसी लगाकर और एक डेथ नोट छोड़ा है जिसमें उसने ये कबूला है इस बात को कि महालक्ष्मी की मौत का वही जिम्मेदार है, उसी ने महालक्ष्मी को खत्म किया, तो आज वही गोदी चैनल्स जो नफरत का एजेंडा चला रहे थे उनसे एक बार भी नहीं हुआ कि वो मुक्ति रंजन राय के बारे में कुछ बता सके, उसका हेडलाइन में नाम लिख सके। आज सब दुम दबाकर भाग खड़े हुए। दूसरा एक ट्वीट है जो मोहम्मद जुबैर का है, उसमें वो लिखते हैं और अमन चोपड़ा का स्क्रीनशॉट लगाकर उन्होंने लिखा है, और अमन चोपड़ा जिसमें कहते हैं कि बेंगलुरु में श्रद्धा वाकर जैसा मर्डर और कितने आफ्ताब और कितने अशरफ और कितने आफ्ताब, ये स्क्रीनशॉट लगाकर मोहम्मद जुबैर ने लिखा है, न्यूज एंकर एट अंबानीज चैनल News 18 India was screaming Ashraf and trying to communalize the unfortunate death of Mahalakshmi. Now that it is clear that the accused is Mukti Ranjan Roy, Aman Chopra has gone back to his holes। यानी कि अमन चोपड़ा अब दुम दबाकर अपने आप को छुपा रहे हैं, मुंह दिखाने काबिल नहीं है अमन चोपड़ा इसी बात को। और इसके अभी तक जब तक मैं देख रही हूं उसके ऑलरेडी 2500 से ज्यादा मोहम्मद जुबैर के ट्वीट्स हो चुके हैं। एक स्टालिन ये लिखते हैं, ये है अमन चोपड़ा, ये न्यूज 18 इंडिया के एंकर है, ये प्रत्येक दिन हिंदू मुसलमान का एजेंडा चलाना है, ये एक समुदाय को दूसरे समुदाय के खिलाफ भड़काता है, इस कार्य के लिए इसका नेताओं द्वारा पालन पोषण किया जा रहा है, इसके कारण देश दो समुदायों के बीच मतभेद विवाद हो सकता है। सच्चाई लिखते रहिए कि महालक्ष्मी का हत्यारा मुक्ति रंजन है जिसने उसके 59 टुकड़े करके रेफ्रिजरेटर में रख दिया। अमन चोपड़ा पत्रकारिता की आड़ में मुसलमानों को बदनाम करने के लिए झूठ फैलाता है, इस कृत्य के लिए सामूहिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। हर जगह एक ही पुकार है कि अमन चोपड़ा को माफी मांगनी चाहिए। गोदी मीडिया चैनल्स ये बताएं कि इस तरीके का नफरती एजेंडा वो क्यों चला रहे हैं। आज मुक्ति रंजन रॉय का नाम सारे गोदी मीडिया चैनल्स की हेडलाइन में क्यों नहीं है। इसके बाद एक और ट्वीट है डॉक्टर लक्ष्मण यादव का, जिसमें वो लिखते हैं कि बेंगलुरु में मुक्ति रंजन ने गर्ल फ्रेंड महालक्ष्मी के 59 टुकड़े करके फ्रिज में डाल दिया, लेकिन महालक्ष्मी के मर्डर का इल्जाम अशरफ नाम के व्यक्ति पर आया। पुलिस ने 20 दिन अशरफ को ट्रेस किया लेकिन कोई ऐसा सुराग नहीं मिला। अब बुधवार को उड़ीसा में महालक्ष्मी के बॉयफ्रेंड मुक्ति रंजन ने बुधवार को आत्महत्या कर ली और सुसाइड नोट में इस बात का कन्फेशन किया कि उसने महालक्ष्मी की हत्या की है। अपराध होता है, न्यायिक प्रक्रिया के बाद अपराध साबित हो जाने पर अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। नागरिक समाज को अपराधी प्रवृत्ति को रोकने के लिए समाज शास्त्रियों व मनोवैज्ञानिक आलोचना करनी चाहिए, तब ही एक सभ्य समाज बनेगा। मगर हमारे यहाँ अपराधी अगर मुसलमान है तो ये सब लागू नहीं होता है। पूरी कौम को प्रकारांतर से दोषी करार देने की मंशा से विरोध के स्वर मुखर हो जाते हैं, मगर आरोपी मुसलमान नहीं मिला तो खामोशी। यह सभ्य समाज की वानगी कतई नहीं है। सभ्य समाज आप अपने हाशिए पर धकेल दिए गए हैं, वंचित शोषित सामाजिक समूहों के पक्ष में खड़े होकर न्याय की बात करता है। अफसोस हम अभी भी एक समावेशी सभ्य नागरिक समाज नहीं बन सके। तो ये अपने आप में ये दर्द बताता है कि आज अमन चोपड़ा को लेकर हमारे जैसे लोग या हमारे प्लेटफॉर्म पर अगर इस तरीके की आवाजें आज अमन चोपड़ा को लेकर उठ रही हैं, या राहुल देव ने जिस दर्द को आज जिसकी व्याख्या की है, वो वाकई में बहुत ही चिंता का विषय है। लेकिन हमारी सरकार के लिए नहीं है, गोदी सेठों के लिए नहीं है, गोदी मीडिया चैनल्स के लिए नहीं है, कि ये चिंता का विषय है ही नहीं उनके लिए। और उनको तो केवल और केवल जो मैंने बात शुरू में कही कि धर्म देखकर पत्रकारिता करनी है। अपनी हर डिक्शनरी में केवल और केवल उर्दू नामों को ही ढूंढने का काम इस समय गोदी मीडिया और उसके पत्रकार और एंकर करते हैं, और किस तरीके से जो सांप्रदायिक जहर फैलाकर इनकी पत्रकारिता आगे बढ़ रही है, ये मुझे भी देखना है कि ये कितने दिन ऐसी पत्रकारिता चलेगी। कभी ना कभी तो इनको भी इसी आग में झुलसना पड़ेगा। और आज ये सवाल अमन चोपड़ा के सामने है। अमन चोपड़ा का ट्रांसफॉर्मेशन मैंने देखा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैंने उसके साथ राज्यसभा टीवी में काम किया, और वो हर लक्ष्मण रेखा को मानता था। वो व्यक्ति हर लक्ष्मण रेखा के अंदर रहने की कोशिश करता था,
कभी भी उसको मैंने ये नहीं देखा कि उस समय जब राज्यसभा टीवी के दौरान उसने किसी भी लक्ष्मण रेखा को लांघा हो। लेकिन आज लक्ष्मण रेखा नाम का शब्द अमन चोपड़ा की डिक्शनरी में नहीं उपलब्ध है, केवल और केवल इसलिए क्योंकि उसको पता है कि उसकी लोकप्रियता, उसकी सैलरी, उसका ओहदा केवल और केवल तभी बढ़ेगा जब वो इस तरीके का नफरती एजेंडा चलाएगा, और उस नफरती एजेंडा को स्पॉन्सर करने वाली मोदी सरकार है। केवल और केवल उसी को आप देख रहे हैं। तो बाकायदा किस तरीके से उन्माद फैलाने का काम अमन चोपड़ा जैसे एंकर्स कर रहे हैं। और ये बात मैं आपको इसलिए कह रही हूं क्योंकि अमन चोपड़ा के बारे में आपने देखा होगा अगर, तो एनबीडीएसए जो कि न्यूज ब्रॉडकास्टर्स स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी जो है, उसने कितने ऑर्डर्स अमन चोपड़ा के खिलाफ पहले दिए हैं कि कम्युनल प्रोग्रामिंग बंद करो। और 5 ऐसे प्राइम टाइम शोज हैं जो अमन चोपड़ा ने एंकर किए थे, और उनके खिलाफ किस तरीके से जो कोड ऑफ एथिक्स और ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स का उल्लंघन अमन चोपड़ा ने किया था। कुछ आपको उसके उदाहरण मैं दे देती हूं, अगर आपको भूल गए होंगे तो आपको याद होगा कि एक शो 4 अक्टूबर को पिछले साल जब डांडिया, और ये जब नवरात्रि के टाइम में डांडिया चल रहा था, तो अमन चोपड़ा ने कुछ मुसलमानों की केनिंग जो पुलिस ऑफिसर्स ने की थी, तो उसको ये कहा था कि पुलिस वाले, गुजरात पुलिस ने उनका इलाज कर दिया, गुजरात पुलिस ने उनके साथ डांडिया खेला। गरबे में इतना इंटरेस्ट क्यों है मुसलमान युवाओं को? कोई और त्योहार में इतना इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन पहचान छुपाकर क्यों जाते हैं? इस तरीके की बात उन्होंने एक अपने एंकरिंग शो में कही थी। और ऐसा क्या मिल रहा है गरबे में कि इस्लाम की रिजिडनेस खत्म हो जाती है? इस बात को उन्होंने कहा था, उस पर आपत्ति थी। उसके बाद एक और उन्होंने प्रोग्राम को एयर किया था 29 सितंबर 2022 में, जिसमें उन्होंने फिर से एक बार गरबा को ही लेकर कुछ अनाप शनाप कमेंट्स किए थे। उसके बाद एक और उनका एक शो आया था जिसमें उन्होंने मुसलमानों की जनसंख्या पर बेतुके कमेंट्स किए थे। और जो एनबीडीएसए है उसने बहुत स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन लिया था और कहा था कि इस तरीके के इन्फ्लेमेटरी टिकर्स नहीं लिखने चाहिए, क्योंकि उसमें कुछ टिकर्स जो जा रहे थे कि बॉर्डर पार पान इस्लाम, बॉर्डर पार इस्लामीकरण पूरा, बॉर्डर पार बड़े भाईजान, इस तरीके के टिकर्स जा रहे थे, उस पर आपत्ति जताई थी। और इस तरीके के बहुत सारे उदाहरण अमन चोपड़ा के ऊपर है। फिर एक शो उन्होंने किया था 18 जनवरी का, जिस समय योगी आदित्यनाथ ने 80-20 का कमेंट किया था, तो उन्होंने कहा था कि ये 80 के खिलाफ है महागठबंधन। वो कह रहे हैं कि उन्हें हिंदुओं से प्रॉब्लम है और वो 80 के खिलाफ है। इस तरीके का बयानबाजी और इस तरीके की एंकरिंग उन्होंने की थी। तो ये कुछ उदाहरण आपके सामने है कि अमन चोपड़ा की पत्रकारिता में केवल और केवल उर्दू शब्द ही होते हैं, धर्म ही एग्जिस्ट करता है, और बिना उर्दू शब्दों के, बिना धर्म को ढूंढे उनकी पत्रकारिता पूरी नहीं होती। तो क्या हमें ऐसी पत्रकारिता की देश में जरूरत है? क्या हमें ऐसे एंकर्स की जरूरत है? क्या हमें ऐसे गोदी मीडिया चैनल्स की जरूरत है जो इस नफरती एजेंडा को आगे बढ़ा रहे हैं? इस वीडियो पर आपके फीडबैक का मुझे इंतजार रहेगा, और इन्हीं दर्दनाक सवालों के साथ आपको छोड़ रही हूं, क्योंकि इन सवालों के जवाब मुझे पता है हमें कभी नहीं मिलेंगे। कम से कम जब तक मोदी सरकार है, इन सवालों के जवाब हमें शायद कभी नहीं मिलेंगे। लेकिन आप सोचिएगा और उस पर फीडबैक दीजिएगा। थैंक यू।